हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीट शिक्षक भर्ती के लिए भाषा हिंदी की रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसकी आज यह चौथी वीडियो है। यदि इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाएं और देखें। और यदि वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी, इसलिए संघर्ष करते रहें। रीट की एग्जाम एक न एक दिन तो होगी, तो संघर्ष अपना जारी रखें। जीत आपकी जरूर होगी और शानदार होगी। कुछ बातों में अपना अलग अलग जीवन भी बिताएं, यह वाक्य है। सामान्य वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए, कुछ बातों में अपना अलग अलग जीवन बिताएं, यहां पर कही जा रही है बात, एक प्रकार से आज्ञा दी जा रही है, इसलिए इसमें आज्ञार्थक वर्तमान काल होगा। पुल्लिंग एक वचन शब्द है। पीढ़ी, रक्त, सुगंध या साक्षी। राइट आंसर होगा रक्त, ब। पीढ़ी स्त्रीलिंग शब्द है। सुगंध आती है, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। और साक्षी, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। रक्त शब्द, रक्त होता है, रक्त लाल होता है, इस प्रकार से यह पुल्लिंग में बोलता है। और यह तरल पदार्थ है, इसलिए हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, इसलिए राइट आंसर होगा बे, रक्त। वे दोनों कहाँ गए रेखांकित पद में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? यहां पर दोनों शब्द में रेखा है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या समुदायवाचक। वे दोनों कहाँ गए, इसमें समुदायवाचक संख्यावाची विशेषण होगा, इसलिए राइट आंसर होगा द। जो, जिसे, जिससे, जिनको आदि से आरंभ होने वाले उपवाक्य का नाम बताइए। संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो, जिसे, जिससे या जिनको, ये सभी शब्द विशेषण उपवाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, इस प्रकार से वाक्य विशेषण उपवाक्य में आते हैं। निम्न में से किस शब्द में स्वर संधि है? यशोधरा, बागीस, सच्चरित, मनवंतर। यहां पर राइट आंसर होगा मनवंतर। मनु प्लस अंतर। उ का बे हो जाता है, यन संधि होगी, जबकि इसमें स्वर संधि प्रयुक्त नहीं हुई है। यशोधरा का होगा यस है प्लस धरा, बाकीस, बाक प्लस ईस, सद प्लस चरित्र। इस प्रकार से इन तीनों में यह नहीं होगी, इसमें विसर्ग संधि, इसमें व्यंजन संधि, जबकि सच्चरित में भी व्यंजन संधि होगी। और मनवंतर में यन संधि होगी, जो कि स्वर संधि का ही एक भेद है। शिव के त्रिलोचन से कामदेव कांप उठा रेखांकित पद में समास है। द्विगु समास, बहुब्री, तत्पुरुष या कर्मधारय। राइट आंसर होगा द्विगु समास। यहां पर जो त्रिलोचन शब्द है वो भगवान शिव के लिए न आकर के आंख के लिए प्रयुक्त हुआ है। यदि यह पूछा जाता था त्रिलोचन में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास होता। लेकिन शिव के त्रिलोचन से कामदेव कांप उठा,
यहाँ पर त्रिलोचन शब्द आंख के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए बहुब्रीहि समास नहीं होकर के द्विगु समास होगा, क्योंकि संख्यावाची शब्दों में द्विगु समास होता है। किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनुपयोगी, अनुपचाऊ, अनुत्तरदायी या अनुसार? अनु उपसर्ग का प्रयोग अनुसार में हुआ है, जबकि इन तीनों में नहीं है। इसमें अन उपसर्ग है इन तीनों में, अन प्लस उपजाऊ, अन प्लस उपयोगी, अन प्लस उत्तरदायी, जबकि इसका होगा अनु प्लस सार। तो अनु उपसर्ग केवल अनुसार में है, इन तीनों में नहीं है, इसलिए राइट आंसर अनुसार होगा। नेक्स्ट, किस शब्द में एक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ? ऐतिहासिक, वार्षिक, वर्णिक या औद्योगिक? एक प्रत्यय में प्रारंभिक वर्ण यदि ई स्वर या ए हो तो इनका आई हो जाता है, ऊ या ओ हो तो इनका औ हो जाता है, तथा ए का आ हो जाता है। इस प्रकार से ये तीनों में स्थिति तो बनी है। इसमें इतिहास प्लस एक, ई का आई हो गया, वार्षिक, वर्ष प्लस एक, इसमें भी स्वर वृद्धि हुई है, औद्योगिक, उद्योग प्लस एक, यहाँ भी ऊ का औ हुआ है, जबकि वर्णिक में किसी भी प्रकार का स्वर परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए एक प्रत्यय का इसमें प्रयोग वर्णिक शब्द में नहीं हुआ है। ऐतिहासिक में हुआ है, वार्षिक में हुआ है और औद्योगिक में हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा वर्णिक। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अभिशापित, यौवनावस्था, पुनरावलोकन या हंसिनी? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हंसिनी होगा। अभिशापित शब्द न होकर के अभिशप्त शब्द होता है। यौवनावस्था शब्द नहीं होता है, युवावस्था होता है या यौवन होता है, और इसका भी पुनरावलोकन न होकर के पुनर्अवलोकन होगा, आ की मात्रा नहीं आएगी, इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर शब्द केवल हंसिनी है। नेक्स्ट, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, यह किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य या इनमें से कोई नहीं? यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, यह किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य या इनमें से कोई नहीं? वह परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, यहां पर यदि और तो इस प्रकार के शब्द विशेषण आश्रित उपवाक्य में प्रयुक्त होते हैं। इसका पहले भी प्रश्न आ चुका है, जो, जिसको, जिससे, इस प्रकार के वाक्य। और यदि वह परिश्रम होता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, यहाँ पर यदि और ये तो इन प्रकार के शब्द आए तो उनमें विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है, इसलिए राइट आंसर होगा वह। नेक्स्ट, आदमी किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली या तुर्की? आदमी अरबी भाषा का शब्द है। माला पत्र लिखती है, यहां पर पत्र शब्द के बारे में आपको जानकारी बतानी है। पत्र क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है या कर्मकारक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक।
जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक। जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन या कर्म कारक। पत्र शब्द, पत्र किसी एक के लिए प्रयुक्त नहीं होकर के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात सभी पत्रों के लिए। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा दोनों में है, ये दोनों कट जाएंगे। इसके बाद पत्र होती है नहीं, पत्र होता है, इसलिए स्त्रीलिंग न होकर के पुल्लिंग होगा। और यह एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। और माला पत्र लिखती है, यहां पर कर्म है तो कर्म कारक होगा, इसलिए राइट आंसर होगा दे। नाक से बाहर निकलने वाली श्वास को कहते हैं निश्वास, उच्छ्वास, अपान वायु या अशुद्ध वायु। नाक से बाहर निकलने वाली श्वास को निश्वास कहते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ए। लिखते समय कुछ लिखने से रह जाए तो प्रयोग करते हैं निर्देशक चिन्ह का, हंसपद चिन्ह का, लोप चिन्ह का या पुनरुक्ति चिन्ह का। लिखते समय यदि कुछ रह जाता है तो हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर होगा वे। नेक्स्ट, ओझन राजस्थानी शब्द को कहते हैं दहेज, बे भयंकर, से न्योछावर और दे देवी देवताओं के नाम अर्पित भूमि। तो ओझन राजस्थानी भाषा में दहेज को कहते हैं, जबकि भयंकर को ओझड़ कहते हैं, ओझड़। और न्योछावर को उबारना कहते हैं, उबारना। न्योछावर को उबारना कहते हैं। और देवी देवताओं के लिए जो अर्पित भूमि होती है उसको औरण कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ओझन दहेज के लिए। भयंकर के लिए ओझड़ शब्द प्रयुक्त होता है, न्योछावर के लिए उबारना, और देवी देवताओं के नाम जो अर्पित भूमि होती है उसके लिए औरण शब्द प्रयुक्त होता है। लिखते समय कुछ लिखने से, सॉरी ये डबल आ गया, नहीं पीछे क्लिक हो गया है। बिना रुक रुक कर एक प्रवाह में पढ़ना किस विधि से सिखाया जाता है? वाक्य शिक्षण विधि, कहानी शिक्षण विधि, साहचर्य विधि या अनुकरण विधि। बिना रुक रुक कर एक प्रवाह के रूप में कहानी शिक्षण में सिखाया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा बे। भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या उक्त सभी? भाषा का शिक्षण अनौपचारिक होना चाहिए, क्योंकि अनौपचारिक में बच्चा बनता नहीं है और अपने अनुसार वह कुछ भी भाषा सीख सकता है, एक प्रकार से बोलचाल के माध्यम से या बात वह अपने परिवार में, समाज में या विद्यालय में सीखता है। जबकि औपचारिकता में वह बंध जाता है, केवल वही सीखता है जो उसे सिखाया जाता है। पिटवे की इच्छा कर रही। आगमन विधि में मुख्यतः किस सिद्धांत की ओर चलते हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर या इनमें से कोई नहीं? आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम की ओर बढ़ते हैं। अर्थात पहले विशिष्ट ज्ञान दिया जाता है, फिर उसके बाद उसका नियमीकरण करवाया जाता है। इसलिए राइट आंसर होगा ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। जबकि सामान्य से विशिष्ट की ओर और नियम से उदाहरण की ओर, ये दोनों निगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। आगमन विधि में सरल से कठिन की ओर बढ़ा जाता है। पहले ज्ञात चीज सिखाई जाती है, उसके बाद अज्ञात की ओर बढ़ते हैं।
पहले स्थूल उसके बाद सूक्ष्म, मतलब बड़ा चीज दिखाई जाती है, फिर उसके प्रत्येक भागों के बारे में बताया जाता है। पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और उदाहरण से नियम की ओर। ये सभी आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं। इनके विपरीत निगमन विधि के शिक्षण सूत्र होते हैं। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिक हैं, जबकि निगमन विधि के शिक्षण सूत्र अमनोवैज्ञानिक हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि श्रेष्ठ विधि है, जबकि सर्वश्रेष्ठ विधि की बात करें तो वह आगमन निगमन विधि होगी। भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, या ये सभी? भाषा की शिक्षा देते समय सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का सहारा लेना चाहिए। अज्ञात से ज्ञात की ओर का नहीं लेंगे और ना ही कठिन से सरल की ओर का लेंगे। राइट आंसर होगा वे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत अर्थात करके सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत और शिक्षण को जीवन से जोड़ना भी चाहिए। इसलिए राइट आंसर होगा द उक्त सभी। हिंदी भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत हैं अनुबंधन का सिद्धांत होता है, अनुकरण का सिद्धांत होता है, चौमस्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। चौमस्की द्वारा कहा गया है कि बच्चे में जो भाषा ग्रहण करने की क्षमता होती है वो जन्म से ही होती है, इसलिए भाषा ग्रहण करने की क्षमता को जन्म से, लेकिन जो भाषा है भाषा अर्जित होती है, भाषा को वह सीखता है, जबकि भाषा ग्रहण करने की क्षमता उसमें जन्मजात होती है। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और जीवन समन्वय का सिद्धांत। इस प्रकार से हिंदी भाषा शिक्षण के अनेकों सिद्धांत होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन पहले कौन करता है? अध्यापक, समूह का नेता, समूह का छात्र या कोई नहीं? सामूहिक वाचन करते समय पाठ का जो सबसे पहले वाचन करता है वह समूह का नेता करता है, इसलिए राइट आंसर होगा बे। आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है, अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है, जबकि सामूहिक वाचन होता है वो समूह के द्वारा किया जाता है और सबसे पहले समूह का नेता वाचन करता है, इसलिए राइट आंसर होगा बे। मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि में त्वरितता, अर्थग्राह्यता में त्वरितता, ज्यादा समय पढ़ना या पढ़ने में मन लगाना? मौन वाचन में यदि गति बढ़ानी है तो जितनी जल्दी हम अर्थ को ग्रहण करेंगे उतनी जल्दी हम पढ़ सकते हैं और गति बढ़ा सकते हैं। तो अर्थग्राह्यता में त्वरितता होगी तभी मौन वाचन में भी गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? सूत्र विधि, संस्कृत विधि, आगमन विधि या भाषा संसर्ग विधि? प्रयोग विधि को आगमन विधि भी कहते हैं क्योंकि प्रयोग में भी उदाहरणों के बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाता है अर्थात नियमीकरण किया जाता है, और आगमन विधि भी उदाहरण से नियम की ओर चलती है, इसलिए प्रयोग विधि को आगमन विधि भी कह सकते हैं। व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए? बालक के स्कूल आने पर, वाचन पर अधिकार होने पर, लेखन पर अधिकार होने पर या भाषा पर अधिकार होने पर? व्याकरण की शिक्षा का आरंभ भाषा पर अधिकार होने पर करना चाहिए। वाचन पर अधिकार, लेखन पर अधिकार ये दोनों इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, और बालक के स्कूल आने पर तो होता ही है, लेकिन उसका वाचन पर अधिकार होने पर व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। स्कूल आने पर बच्चे को तुरंत ही व्याकरण थोड़ी सिखाई जा सकती है, इसलिए राइट आंसर होगा द।
नेक्स्ट, माध्यमिक कक्षा में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? व्याकरण के सूत्र सिखाए जाएं, नियमित ज्ञान दिया जाए, या शुद्ध व्याकरण, या व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान? तो माध्यमिक स्तर पर व्याकरण के व्यावहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, इसलिए राइट आंसर होगा द। नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए? अनुकरण का सिद्धांत, उपर्युक्त क्रम का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या स्वाभाविकता का सिद्धांत? राइट आंसर होगा ए, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण के सिद्धांत के अनुसार या इस सिद्धांत का पालन करते हुए एक अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए, क्योंकि अध्यापक का अनुकरण करके ही छात्र सीखते हैं। जैसा आदर्श अध्यापक प्रस्तुत करेगा बच्चे भी ऐसा ही सीखेंगे, इसलिए उसे इस सिद्धांत को ध्यान में रख करके एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट, जिस मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता, मूल्यांकन की विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, या व्यावहारिकता? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उन पर एक मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें वही उत्तर देना होता है जो राइट हो, अर्थात अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ नहीं अध्यापक कर सकता है। ए व सैदे में से यदि ए सही है तो ए ही सही है, उसके विचार का इस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि जो वैधता होती है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण किया जाता है, यदि उसी की पूर्ति हो रही है तो वह वैध परीक्षण कहलाता है। और विश्वसनीयता, बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वह उसकी विश्वसनीयता होती है। नेक्स्ट, मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि नहीं है? निरीक्षण, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल, या सलाह का परीक्षण? मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि में निरीक्षण आती है, साक्षात्कार आती है और रेटिंग स्केल आती है, लेकिन जो सलाह का परीक्षण है ये गुणात्मक में नया करके परिमाणात्मक की मौखिक प्रविधि है। मूल्यांकन की प्रविधियां, मूल्यांकन की परिमाणात्मक या संख्यात्मक, और दूसरी होती है गुणात्मक प्रविधि। परिमाणात्मक प्रविधि में ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, क्रियात्मक के अंतर्गत प्रायोगिक आती है, जबकि ज्ञानात्मक के अंतर्गत मौखिक और लिखित। मौखिक के अंतर्गत अनेकों परीक्षाएं होती हैं, जैसे सलाह का परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, प्रश्नावली, वाचन और भाषण, जबकि लिखित परीक्षा के अंतर्गत निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ होती हैं। वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत प्रत्ययस्मरण परीक्षाएं और प्रत्यभिज्ञान प्रत्ययस्मरण से संबंधित होती हैं और प्रत्यभिज्ञान से संबंधित होती हैं। प्रत्ययस्मरण का मतलब होता है सोच विचार करके जवाब देना, और जबकि प्रत्यभिज्ञान का मतलब होता है पहचान करके जवाब देना। अर्थात प्रत्यभिज्ञान के अंतर्गत जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सत्य असत्य के प्रश्न हैं, इस प्रकार के इसमें प्रश्न आते हैं, दो में से एक का जवाब देना। प्रत्यभिज्ञान प्रश्न, अन्यतर प्रत्युत्तर प्रकार, अर्थात दो में से एक का उत्तर देना। बहुविकल्पी प्रश्न, संयोजन के प्रकार प्रश्न, क्रम निर्धारण प्रश्न, वर्गीकरण के प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के इसमें आते हैं। जबकि प्रत्यय स्मरण प्रश्नों में रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न आते हैं। इसके अलावा एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न भी इसके अंतर्गत आते हैं। गुणात्मक परीक्षाओं के अंतर्गत निरीक्षण है, साक्षात्कार, प्रश्नावली, मत सूची, क्रम निर्धारण, संचित अभिलेख, अभिवृत्ति मापन, समाज वृत्ति, घटना वृत्तांत, बालकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं, रेटिंग स्केल या चेकलिस्ट, इस प्रकार से गुणात्मक के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, इसको एक बार में याद नहीं होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में भी इसे देख लें। निम्न में से सही क्रम है: निष्पत्ति परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, उसके बाद निदानात्मक परीक्षण, पहले निदानात्मक परीक्षण, फिर निष्पत्ति परीक्षण, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण, पहले उपचारात्मक शिक्षण, उसके बाद निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, पहले निष्पत्ति परीक्षण, उसके बाद निदानात्मक परीक्षण और उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण।
तो सही क्रम है, सबसे पहले निष्पत्ति परीक्षण होता है, उसके बाद निदानात्मक परीक्षण मतलब जांच की जाती है, उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। इसलिए राइट आंसर होगा दे। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।